जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BEVE 181 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि ये अभी क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग फरवरी 2021 में जो क्वेश्चंस एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हम लोग उसको एनालिसिस करने वाले हैं, उनका आंसर बताने वाले हैं। और आज का सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा और एक सीरीज चल रही है जैसे कि अभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हम लोग जब एग्जाम हुई थी उसके उसी के दिन जो हम लोग क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर चुके हैं और फिर से मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए जो है ना फिर से मैं उसको रिपीट कर दूं ताकि आप सबों के लिए बेनिफिट्स होगा, है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग फिर से देखने वाले हैं। अभी फरवरी 2021 के देख रहे हैं, उसके 2022 के देखेंगे 2023 के भी देखेंगे, मतलब एक एक करके सब कुछ को देखने वाले हैं। और आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के सेशन में हम ये भी बताएंगे कि इसका PDF कैसे करेंगे और आप रिवीजन कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप इससे पहले जो हम लोग लगभग 63 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं इस सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो अब तक कितने सेशन अपलोड हो चुके हैं, बहुत सारे जैसे चैप्टर वाइज क्लासेस करवा चुके हैं, उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी कर चुके हैं। और हम लोग उनमें देखेंगे कि हम लोग का जो क्वेश्चंस पेपर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस क्या हम लोग का वो उस PDF से पूछे जा रहे हैं या नहीं, और हमारे जो क्लास है उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं नहीं। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आप सही जगह हो या नहीं हो, आप किसको फॉलो कर रहे हो, सही जगह फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इससे आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी अंदाज में जो है ना हम लोग इसी तरह से देखते चले जाएंगे एक एक करके सेशन के सभी क्वेश्चंस को। अभी हम लोग 2021 के देख रहे हैं, है ना। तो देखिए आपको जो ये PDF भी मैंने रेडी कर दिया है, उस पर आपको विद आंसर हाईलाइट कर दिया मैंने, कौन कौन से क्वेश्चन के कैसे आंसर हो सकते हैं उनको भी हाईलाइट कर दिया है। जैसे मैंने इसको पूरा का पूरा रूपरेखा बताया कि कैसे कैसे ये सीरीज चलने वाली है ना। एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और जैसे कि आपको ये भी बता दूं ये PDF मैं प्रोवाइड करवा दिया हूं। इस PDF के लिए आप जो है ना 9241077866, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है FCF टीम का, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो PDF आप वहां पे आपको PDF जो है इस तरह से नहीं मिलेगा, उस पे हाईलाइट किया हुआ रहेगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा, हाईलाइट किया रहेगा, ठीक है। तो आप उसको आप प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आप सबों के बीच, है ना। तो आप इस पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो, ओके। तो चलिए हम लोग का उसमें जो ना आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम का आंसर रहने वाली है। जैसे एक का क्या होने वाला 3, है ना। तो उसी तरह से उस पे सभी के दोनों मीडियम के आपका एक ही साथ अवेलेबल रहने वाली है। तो आप जरूर उनको लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी बता दूं मैं, इसमें जितने भी आंसर मैं बताऊंगा वो 100% सही होगा, ठीक है। और इस पे कोई डाउट नहीं होगा, ये क्लियर पहले बता रहा हूं मैं। आप कमेंट करोगे कि ये गलत यार गलत है तो ठीक है आप चले जाओ यहां से। जो बता रहा हूं वो सही है। आप अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं उसको आप आंसर कीजिए, ठीक है। मैंने पूरा रिसर्च करके आप सबों के बीच इसका आंसर लाया हूं, तो आप इसमें गलत नहीं बोल सकते हो क्योंकि 100% मैंने इस पे बहुत सारे समय दिया है कि कैसे कैसे क्या आंसर हो सकते हैं। हालांकि मैंने पूरे क्लासेस करवाए हैं, पूरे चैप्टर के क्लासेस करवाए हैं, तो आपके बुक से हो, गूगल से हो, AI से हो, तमाम चीजों से हम लोग जो है इसका आंसर कलेक्ट करके आप सबों के बीच लाए हैं। तो 100% आंसर सही है। आप कोई भी कमेंट करोगे तो इसका मतलब है कि मतलब आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि मैं जो जानता हूं वो सही है, ऐसा नहीं होता कभी कभी। हालांकि मुझसे भी गलती हो जाता है, ऐसा नहीं है फिर भी, लेकिन इस बार जो है ना मैंने जो इस सेशन में अभी सीरीज में आएगा वो 100% सही आंसर लेके आ रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे कोचिंग संस्थान से, उसके बाद खुद से मैंने जो क्लासेस करवाए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, ये तमाम चीजें हम लोग देख चुके हैं। इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से सब कुछ हम लोग देखे हुए हैं, तो इनको आप सही समझेंगे, ओके। तो ये बातें हो गई, तो आप PDF जरूर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आंसर को देखेंगे। हम लोग पहले ये जो है हिंदी मीडियम में एक क्लास रहने वाली है, हालांकि PDF दोनों मीडियम में रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज इतना सेशन मतलब कि समय लग गया इसके लिए सॉरी, मतलब आपको बताना जरूरी था कि क्या होने वाली है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या पुस्तक में धारणी यानी सतत विकास को सबसे पहले औपचारिक रूप से परिभाषित किया है। देखिए ये जो सतत विकास से संबंधित है, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि सतत विकास के लक्ष्य हैं और सतत विकास का क्या अर्थ है, सतत विकास के से संबंधित लगातार सवाल पूछे जाते हैं, हर सेशन में सवाल पूछे जाते हैं। अभी सीरीज में आप जुड़े हुए हो, इससे संबंधित देखना, हर सेशन में लगभग सवाल देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, सतत विकास को सबसे पहले औपचारिक रूप से किसने परिभाषित किया था। आपके ऑप्शन है साइलेंट स्प्रिंग या द लिमिटर्स टू ग्रोथ या आवर कॉमन फ्यूचर या एजेंडा 21। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे एजेंडा 21, बहुत सारे कोचिंग संस्थान ये बताते हैं 21, हालांकि ये गलत है मेरे दोस्त, ये गलत आंसर है ना। तो आप बहकावे में मत आइए, आप गूगल कर लीजिए, आपको प्रूव हो जाएगा, है ना।
तो इग्नू वाले के बुक में आप देखोगे तो ये आवर कॉमन फ्यूचर इसका सही जवाब बताया है, और हमने भी क्लासेस में बताए हैं, और मैंने एक दो कोचिंग संस्थान का भी देखा तो वो एजेंडा 21 बताया है। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो गलत बता रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर। इसका सही जवाब यही है, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सके, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 17 धारणीय विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है। आपको मैं हर सेशन में ये बता रहा था कि आप सतत विकास के 17 लक्ष्यों को पूरे अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता होगा भाई, जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा, इसका आंसर अच्छे से बता देगा वो कौन सा हो सकता है। और मैंने 17 लक्ष्य जो है ना, 17 लक्ष्य एक सेशन में सिर्फ 17 लक्ष्य को ही बताया था कि कौन कौन से लक्ष्य होते हैं, है ना। तो आप 17 लक्ष्यों को याद कर लीजिए तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि गरीबी की समाप्ति, ये तो 17 लक्ष्यों में से है। भूख की समाप्ति, ये भी है। अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ये भी है। इसमें क्या पूछा गया था, नहीं है। तो आपके सेशन में जो 4 से 5 कम से 10 क्वेश्चन के आसपास नहीं वाला पूछे जाएंगे, इसलिए क्वेश्चंस को आप पूरा पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पर्यटन और यात्रा। ये सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं है। आप पर्यटन करो, यात्रा करो, ये लक्ष्य नहीं है ना। गरीबी को दूर करो, भूख को दूर करो, उसके बाद अच्छी स्वास्थ्य होनी, अच्छी पानी होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, ये सब सतत विकास के लक्ष्य हैं। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिवर्तित पर्यावरण का उदाहरण है। मानव परिवर्तित पर्यावरण का उदाहरण है ना। ये भी हम लोग कई बार सेशन में देख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखिए, कृत्रिम झील, फलोत्थान, या फसल के खेत, या बांध। इसका आंसर हो जाएगा बांध। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं ताकि ये आपको पता चले कि जल्दी, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो काफी ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, तो वो भी बड़ी बात, मतलब कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बांध। निम्नलिखित में से किसमें वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं, है ना। वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन अब तक में, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन नहीं वाला पूछ दिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, है ना। तो इसमें नहीं वाला पूछे गए हैं, जैसे कि ऑप्शन हो जाए मृदा निर्माण, जल संरक्षण, कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन, या जलवायु का संतुलन। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन। ये आपका वन का महत्वपूर्ण भाग नहीं है, भूमिका नहीं है। ये सब मृदा निर्माण, ये सब वन का ही भूमिका है। जल संरक्षण ये भी है, उसका जलवायु संतुलन ये भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन जो है ना, ये नहीं है ना। इसमें नहीं वाला ही पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको ये भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें ये क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें नहीं की जगह हटा देंगे। इसमें आप क्या करेंगे, ये दोनों ऑप्शन दे देंगे, है ना। एक में ये, बी में ये। सी में क्या करेंगे, सी में जो है ना ए और बी दोनों दे देंगे। डी में क्या दे देंगे, इनमें से कोई भी नहीं। इस तरह भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप इनको भी ध्यान रखना है। जो नहीं वाला में पूछा गया, इसका मतलब है कि इसका 3 जोन बाकी इसका है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, निम्नलिखित में से विश्व के कौन से क्षेत्र में 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां कहां पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या शीतोष्ण सदाबहार वन, या शीतोष्ण पर्णपाती वन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, पीडीएफ जरूर लीजिएगा मेरे दोस्त, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले, निम्नलिखित वनों में से किन में अधिकतम छत्रांगनी होती है। सघन वन, कांटेदार वन, सवाना वन, या अल्पाइन वन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सवाना वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है। अब फिर हम लोग इंग्लिश देखते हैं, हिंदी देखते हैं हम लोग, है ना। अपशिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदायों को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदायों से कम आर्थिक लाभ मिलते हैं। यह वाक्य निम्नलिखित में से कौन सी असमानता को व्यक्त करता है। ये भी क्वेश्चंस देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ना आपको मैंने एआई जो होती है उससे आंसर ये लिया है, जो है सच बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसका आंसर बताया था आर्थिक असमानता। इसका सही जवाब आर्थिक असमानता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले, निम्नलिखित में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है। क्या हुआ, नहीं, है ना। तो इसमें देखिए हाईलाइट भी कर दिया है इग्नू वालों ने कि नहीं वाला पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो क्या कहा है, समुदाय प्रबंधन का प्रबल बोध नहीं करता है। तो आपके ऑप्शन ए है इस प्रकार, शहरी समुदाय, जनजातीय समुदाय, पारंपरिक कृषि समाज, या पशुचारण समुदाय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक कृषि समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रकृति को मां के रूप में
और जिसे साधित नहीं किया जा सकता, मां के रूप में और साधित नहीं किया जा सकता है, जैसे यूरोपियन मत, भारतीय मत, सिएनेटिक मत या उत्तरी अमेरिका मत, ये किनका मत है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मत। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाएगा आपका, जल चक्र को संचालित करता है, जल चक्र को संचालित कौन करता है? वैश्विक कार्बन चक्र, सूर्य, वायुमंडल, हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य इसका संचालन करता है। जल चक्र को संचालित कौन करता है? सूर्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 11 में, रसायन संश्लेषी जीवाणु है। रसायन संश्लेषी जीवाणु क्या है? भक्षपोषी, मृतपोषी, स्वपोषी, परपोषी, ये सब क्वेश्चन मैंने क्लासेस में करवा रखा है ना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, औसत समुद्र स्तर से ऊपर कितना मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता? यानी कि आपका जीव मंडल के बारे में पूछा जा रहा है, जीव मंडल का कितना मीटर जो है ना अंतर्गत है, यानी कि हम लोग कितने अंतर में जीव सकते हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9000। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9000 मीटर के बाद जो हमारे जीवन नहीं है, इसी को हम लोग जीव मंडल कहते हैं। कल के सेशन में मैंने इस क्वेश्चन को अपलोड किया था कि इसमें हम लोग का जो ना जीवन कौन से मंडल, किस हम लोग जो जीव हैं, यानी कि जीवन है हमारी, वो किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? जीव मंडल के अंतर्गत आते हैं। उनकी दूरी क्या बोला गई है? 9000 मीटर है। अगर 9000 मीटर के बाद जाते हैं तो उनमें हमारे जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर आप 13 को देखने वाले हैं। 13 नंबर क्या कहता है? पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन किसके द्वारा होता है? पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हम लोग आंसर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विघटक। ओके, विघटक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट रहने वाली 10,000 बीसी और लगभग 1800 एडी के बीच जनसंख्या में डैश के साथ मेल खाती है। किसके साथ मेल खाती है? कृषि में वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, बड़े स्तर पर अप्रवासन या मृत्यु दर में कमी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि में वृद्धि। ठीक है, कृषि में वृद्धि जो है ना, ये किसके साथ मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जाता है? 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया में आधे से अधिक जनसंख्या के मारे जाने का क्या कारण है? 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया में जो आधे से ज्यादा जनसंख्या जो मारे गए थे, इसका क्या कारण है? बुबोनिक प्लेग, मलेरिया, द ग्रेट फायर यानी कि महान आग या महान भूकंप, जो जिसे कहते हैं हम लोग द ग्रेट अर्थक्वेक, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुबोनिक प्लेग जो है ना, ये हुआ था। उस समय कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में। आपको ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि यूरोप और एशिया में जो आधे से ज्यादा जनसंख्या मारे गए थे, ये कौन से शताब्दी में? तो 14वीं शताब्दी में। और 14वीं शताब्दी में ऐसे कौन से रोग हुआ था जिससे कि यूरोप और एशिया में आधे से अधिक जनसंख्या मारे गए थे? इस तरह से भी देखने को मिल सकता, बुबोनिक प्लेग। और बुबोनिक प्लेग जो है ना, सबसे ज्यादा कारगर कहां रहा था, यानी कि किस क्षेत्रों में जो है ना सबसे अधिक जनसंख्या को मारने का कारण बना था? ये आपका यूरोप और एशिया हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आप इस तरह से तैयारी करोगे तो एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? फिर से बोला, नहीं है। हीमोफीलिया या दात्र कोशिका रक्तदाता या मलेरिया या थैलेसीमिया। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। मलेरिया जो है ना, ये आनुवंशिक रोग नहीं है। मलेरिया किससे होता है आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक क्वेश्चन मिलान चिन्ह वाले पूछे जाते हैं, लगभग हर सेशन में पूछे गए हैं, तो आपके भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए, मैं आपको स्पीड में बता दे रहा हूं, इसका आंसर क्या क्या होने वाली है। जहर जो है ना, ये जहर रासायनिक है ना, रासायनिक क्षेत्र में आता है जहर। उसका शोर यानी कि रब जो है, ये आपका आ जाएगा भौतिक। ठीक है, उसके आता है भीड़ भाड़, यानी कि भीड़ भाड़ किस में आ जाएगा? आप सभी बता सकते हो। भीड़ भाड़ जो है ना आपका सी का, ये समाज से संबंधित है। भीड़ भाड़ कहां आ जाएगा? समाज से संबंधित, समाज विज्ञान से संबंधित। और एलर्जन यानी कि यह आपका जीव विज्ञान से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका पीडीएफ में मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो आप घबराओ नहीं, पीडीएफ जरूर लेकर रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जाता है, शंकुधारी वृक्ष वनों में मृदा। शंकुधारी वृक्ष वनों में मृदा, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्यम रूप से क्षारीय तथा खनिज पोषकों से भरपूर होती है। इस मृदा क्या होती है? मध्यम रूप से क्षारीय तथा खनिज पोषकों से भरपूर होती है। ये किसके कहता है? शंकुधारी वृक्ष वनों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधों के तने और पत्तियों से संलग्न रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीव जो पर जड़ जमाए पौधों के तने और पत्तियों से संलग्न रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग प्लवक कहते हैं। इसके बारे में मैंने क्लासेस में कई बार क्वेश्चन इसको डाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, प्लवक।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 20, महासागर के जिस मंडल में तापमान, प्रकाश, लवणता तथा आर्द्रता सबसे अधिक परिवर्तनशील होते हैं वो है आपका आपका वेलोचिली मंडल या वेला प्रवर्ती मंडल या निथल स्थल या नेरिटांचली मंडल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वेलांचली मंडल। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए और मैंने क्लासेस में करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जाता है ज्वारानदमुख एक संक्रमण क्षेत्र होता है जो किसके द्वारा प्रतिनिधित्व करता है ना? ज्वारानदमुख एक संक्रमण क्षेत्र होता है, ये किसके द्वारा प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, बड़े क्षेत्र की अत्यधिक उत्पादकता का। बड़े क्षेत्र की अत्यधिक उत्पादकता का इसका जो है ना प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन यानी कि वन कटाई का प्रमुख कारण है? वन में आग, बांधों का निर्माण, स्थानांतरण, कृषि या खनन। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा वन में आग। अगर वन में आग लगा तो वन की कटाई मतलब उसका ह्रास तो होगा ही, उन्मूलन तो होगा ही, है ना? इसका आंसर हो जाएगा वन में आग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन नंबर 23, यात्री कबूतर किसके कारण प्रजाति के ह्रास का आदर्श कारण है? यात्री कबूतर किसके कारण प्रजाति के ह्रास का आदर्श बना है? आवास, निवास या कीटनाशकों द्वारा विषाक्तता या जलवायु परिवर्तन का प्रभाव या खाद्य के लिए चयनात्मक विनाश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका खाद्य के लिए चयनात्मक विनाश के कारण जो है ना इसका एक ह्रास का एक उदाहरण माना जा रहा है यात्री कबूतर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। 50 क्वेश्चन है, 24 पे है अभी हम लोग। कहा जाता है मछली एवं चावल की फसलों की अत्यधिक हानि करने वाला खरपतवार है। मछली एवं चावल की फसलों की अत्यधिक हानि करने वाला खरपतवार क्या है? जलकुंभी, कांग्रेस खरपतवार या गोल्डन एप्पल स्नेल या मेस्किट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन एप्पल स्नेल। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे आप, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 25, कृत्रिम वीर्यनिषेचन यानी डैश के संरक्षण के लिए उपयोगी रहा है? सांपों, छिपकलियों, हाथियों, बतकों। इसका आंसर हो जाएगा आपके हाथियों के संरक्षण के लिए उपयोगी रहा है ना? कृत्रिम वीर्यनिषेचन यानी कि जो है ना वीर्य जो होती है, स्पर्म जो होती है, वो हाथियों के लिए जो है उसका संरक्षण के लिए काफी उपयोगी होता है। किसके लिए? कृत्रिम वीर्यनिषेचन के लिए। तो ये कई बार पूछे गए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिला है ना? तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर आपका 26 में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है? आपको क्या करना है? जैव विविधता का हॉटस्पॉट जितने भी क्षेत्र हैं उनको देख लीजिएगा। मैंने क्लासेस में करवा रखा है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने और ये भी बता दूं 100 पेज का पीडीएफ मैंने तैयार कर रखा है, उसके लिए भी वही व्हाट्सएप नंबर रहने वाली है 9241077866। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पीडीएफ भी ले लीजिए, दोनों सभी पीडीएफ ले लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है, और जैव विविधता के हॉटस्पॉट अगर याद कर लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो इसमें आपका मैं आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूं, बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें नहीं वाला पूछा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? देखिए जैव विविधता का हॉटस्पॉट उसमें नहीं है, इसमें है, पूछा गया है ना मेरे दोस्त? तो सुंदरवन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा मैदान। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, भारत में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है? सबसे अधिक आनुवंशिकता किसमें पाई जाती है? चाय या सागौन या आम या गेहूं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम में जो है सबसे ज्यादा आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। स्पीड तो नहीं बोल रहा हूं ना? नहीं, इतना तो चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल की अधिकता प्रतिशत उपलब्धता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की जल की अधिकतम प्रतिशत उपलब्धता होती है? नदी, झील, वायुमंडलीय जल या भौम जल। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, भौम जल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ भौम जल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है क्वेश्चन नंबर आपका 30 पे पहुंच चुके हैं, है ना? 30 कहा जाता है निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में से किस एक में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैव विविधता से कितने संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं ना? आप क्या करोगे? अभी के अभी जाइए, जैव विविधता की क्लासेस कीजिए, जैव विविधता का प्रैक्टिस सेट कीजिए, और मैंने जो क्लास रखा उसको जरूर कीजिए और बार बार देखिए। इससे संबंधित 4 से 5 अभी तक देख चुके हैं, है ना? तो इसमें क्या कहते हैं? मैंग्रोव, मरुभूमि, परवाल भित्ति या अल्पाइन घास के मैदान। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवाल भित्ति। ठीक है,
और पृथ्वी पर पाया जाने वाला कितना जल हम सबके लिए सहजता यानी कि आसानी से उपलब्ध है। ये जो है ना आपका 31 का आपका आंसर हो जाएगा 1% लगभग, ये जो है ना सहजता आसानी से आपको देखने को मिलेगा। नहीं, इसका आंसर 4 होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में वन मृदा जिसमें कार्बनिक क्षेत्रों में कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, क्या कहा जाता है? भारत में वह मृदा जिसमें कार्बनिक तत्वों की कमी होती है और जिसकी उर्वरता कम होती है, वह क्या है? वो है लाभ मृदा, लाल मृदा, या टोमरी गठन तथा शुष्क संयोजन वाली मृदा, या मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा, या हिमालयी क्षेत्र वाली पाई जाने वाली मृदा। क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा, मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए प्रयुक्त नहीं है? मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए नहीं है, लेकिन बांध बनाना, कोल घास पात से ढकना, या मृदा की आर्द्रता का संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, बांध बनाना, है ना। बांध बनाने से जो है इसका रोकथाम नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को पहचानिए। जैव मात्रा, भूतापीय, पवन, परमाणु ऊर्जा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, परमाणु ऊर्जा जो है ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को, ऊर्जा इसी से है ना, परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर आपका 35। एक बायोमास गैसीफायर रूपांतरित करता है, एक बायोमास गैसीफायर रूपांतरित करता है आपका ठोस ईंधन को गैस ईंधन में, गैस ईंधन को ठोस ईंधन में, द्रव ईंधन को गैस ईंधन में, या गैस ईंधन को द्रव ईंधन में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस ईंधन को गैस ईंधन में ये रूपांतरित करता है। कौन करता है? बायोमास गैसीफायर, ठीक है, इसको आप ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा जाता है? ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन सेल क्या है? जल है, नाइट्रोजन है, या हाइड्रोजन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जाता है? जैव भौतिक धारण क्षमता वह डैश जनसंख्या है जिसे प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए स्तर पर ग्रह के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। न्यूनतम, अधिकतम, संपूर्ण, या आधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अधिकतम जनसंख्या है ना। जैव भौतिक धारण क्षमता वह यानी कि अधिकतम जनसंख्या होती है जिसे प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए स्तर पर ग्रह के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं वाला पूछा गया था, आप इसको भी ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने का क्वेश्चन नंबर 39 में आपको देखोगे तो देखो एक साथ में कर दे रहा हूं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है? फिर से नहीं वाला पूछा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन, या जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, या क्योटो प्रोटोकॉल, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में निम्नलिखित किस परास में ओजोन परत उपस्थित होती है? ओजोन परत कहाँ उपस्थित होती है? ये 15 से 50 किलोमीटर। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को आप सबों के बीच लेकर आया हुआ हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन 41 में क्या कहा जाता है? वर्षा का पीएच मान निम्नलिखित स्थानों पर क, ख, ग तथा घ पर मापा गया जिस स्थान पर अम्ल निक्षेप हुआ है, यानी कि अम्ल निक्षेप हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। तो आपके बुक में इसका डिटेल से दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा क में 5.5, है ना। इसमें सही आपको बताया गया, आपके बुक में दिया गया है कि कौन कौन से कितने हो सकते हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी है? रसायन ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी है सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जीव यानी कि प्राणी अत्यधिक सांद्रित मूल्य का विसर्जन करता है? ऊंट, बगीचा छिपकली, उसके बाद रात्रिचर रोडेंट, उसके बाद सांप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रात्रिचर रोडेंट, जो कृंतक कहते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के अनिश्चित यानी कि गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, कृषि क्षेत्रों से होने वाला अफवाह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाली है क्वेश्चन नंबर 45 में
45 में रहने वाली है वायु यानी कि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था। आपके सेशन में 1 से 2 सवाल जो अधिनियम से भी पूछे जाएंगे, मतलब इन्वायरमेंटल से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1981। कई बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा है और कई बार इस इग्नू वाले मैंने भी पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर आपके 46, लास्ट पेज पे ही है हम लोग। 46 में करा है यूएनएफसीसी का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है। यूएनएफसीसी जो है उसका उद्देश्य किससे संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस से, ओजोन क्षयकारी से, या जैविक विविधता से, या रासायनिक और संकटदायी अपशिष्ट से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। और उसके निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है। न्यूनीकरण विधि नहीं है पूछा जा रहा है। इसका प्रक्रिया में परिवर्तन, या अपशिष्ट संवर्धन, या अपशिष्ट पृथक्करण, या लैंडफिल निस्तारण। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा यही लैंडफिल निस्तारण। इसका सही जवाब होगा नहीं वाला पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में कहा जाता है अस्पतालों के विषाक्त अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। भस्मीकरण, समुद्र में क्षेपण, या लैंडली निस्तारण, या पुनर्चक्रण। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भस्मीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 49, और इसमें क्या कहा जाता है, जल स्रोतों में जीवों की उपस्थिति के आकलन के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है। जल स्रोतों में जीवों की उपस्थिति के आकलन के लिए प्रयुक्त विधि कौन सी है। एमपीएन, डीओ, टीडीएस, या सीओडी। इसका आप क्या करोगे, आप इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। ठीक है, सबके फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा एमपीएन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। 1-2 फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, लास्ट सेशन में भी पूछा गया था। जैसे कहा जाए एनबीए की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है आज के सेशन का। तो एनबीए स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। जैसे वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में करोगे कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट में, और इसमें देखिए 50 इसी तरह एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर साल हर सेशन में। तो आप इसी तरह से तैयारी कीजिएगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो हालांकि मैंने इसकी क्लासेस, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया आप सबों के बीच, तो आप लेने में कटौती ना करें। आप सोचते होगे कि इधर उधर मतलब इन्वेस्ट करते ही हो, थोड़ा सा मेरे पे इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा मेरे पे समय दीजिए। ठीक है, तो मैं 100% बोल सकता हूँ आप बेहतर करोगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। चलिए, तो यही था आपका आज के सेशन का, है ना। तो आज का सेशन बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट सेशन के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी रेगुलर यही सीख क्लासेस होने वाली है, तो बस आप ये कम कीजिए। आप जो है इतने 50 में से कितने क्वेश्चन को पहले से जानते थे उनको भी बताएंगे, और आपको क्लासेस से कितना मतलब मदद मिली वो भी बताइएगा, ताकि नए स्टूडेंट जो है उनको भी ये समझ आए कि हाँ सही जगह है। चलिए, ठीक है, तो और कमेंट बॉक्स में जितना बताइएगा रिव्यू कैसा है, उसके बाद अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।